अच्छा, आपने देखा था मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी है 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई 15 मार्च, डेट बताया था मैंने, 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद आपने देखा था इसके 3 प्रमुख गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के तो बहुत सारे गुलाम थे, है ना, लेकिन 3 जो सबसे प्रमुख गुलाम थे जिनका नाम मैंने बताया होगा। सबसे प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम था ये मोहम्मद गौरी का, एक ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दूसरा बताया होगा मैंने यालदूज, बताया था यालदूज। और तीसरा गुलाम था कुबाचा। इन तीनों ने मोहम्मद गौरी ने जो भारत में क्षेत्र जीते थे उसको आपस में बांट लिया। आपने देखा था ये मोहम्मद गौरी द्वारा विजित क्षेत्र थे। देखें आप, ये आज का पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, समझ पा रहे हैं, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है आज का, और ये ऊपर है अफगानिस्तान, यही तो क्षेत्र थे सारे। अब देखें अफगानिस्तान में एक पर्वत है यहाँ हिंदकुश पर्वत, याद है आप लोग को? अफगानिस्तान में एक पर्वत है हिंदकुश पर्वत, और पाकिस्तान में यहाँ एक पर्वत है सुलेमान पर्वत, समझ रहे? तो ये हिंदकुश पर्वत के ऊपर वाला हिस्सा, गजनी वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? गजनी, यही तो गजनी थी जहां मोहम्मद गौरी शासन कर रहा था, जहां पहले जहां का शासक बना था। तो ये गजनी वाला जो हिस्सा था इसको ले लिया बाबू यालदूज ने, यालदूज को मिल गया गजनी वाला हिस्सा अफगानिस्तान में। और नीचे ये जो काबुल वाला हिस्सा है ये मिल गया कुबाचा को, ये काबुल वाला हिस्सा कुबाचा ने ले लिया। और जो अंदर ये भारत वाला, लगभग उत्तर भारत वाला जो हिस्सा था ये मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अभी भारत पे जो है शासन कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, समझ रहे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पे बिठाया जाए और देखा जाए क्या होता है आगे, समझ रहे? समझ रहे बेटा आप लोग? तो ये देखिए यहाँ है ऊपर यालदूज, गजनी में कौन है? अभी यालदूज का संघर्ष होगा, है ना, यहाँ वाले शासक थे तो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ एक शासक आएगा इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का युद्ध होगा यालदूज से, क्योंकि यालदूज ये मानता है कि अभी भी, है ना, ये जो मोहम्मद गौरी वाला क्षेत्र है ये गजनी के अधीन है, और हर एक शासक को, है ना, गजनी से मान्यता लेनी चाहिए, गजनी से मान्यता लेनी चाहिए कि क्या हम शासन कर सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से तो ये पूरा क्षेत्र गजनी का ही था। तो एक समय भी संघर्ष होगा, इतना समझ के रखिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का एक नया सेगमेंट, और यहीं से मध्यकालीन भारत शुरू होता है असल में। हालांकि मुझे कनेक्ट करना था पीछे से, इसलिए मैंने इतना पीछे से लेके पढ़ाया। इस्लाम धर्म की स्थापना से शुरू किया था, फिर उससे अरबों का आक्रमण वगैरह ये सब। अब देखें, हेडिंग डालिए बेटा सल्तनत काल, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुल्तानों का काल। भारत में एक सुल्तानों का काल है जब सुल्तान शासन करेंगे, और जो भी शासक होंगे अपने आप को सुल्तान कहेंगे, तो इसी को कहा जाता है सल्तनत काल। सल्तनत, सही है ना बेटा? सल्तनत काल, ये सुल्तानों का काल शुरू होगा ये 1206 ईस्वी से। मोहम्मद गौरी मरेगा और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बनेगा, यहीं से शुरू होगा। और ये रहेगा, आप पढ़ोगे 1526, 30 कौन बोल रहा है? 1526 ईस्वी तक, जब तक बाबर नहीं आ जाएगा। 1526 ईस्वी में बाबर आएगा और भारत के अंतिम सुल्तान जो होगा इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, और मुगल बादशाहों का शासन शुरू हो जाएगा। तब ये लोग सुल्तान नहीं कहलाएंगे, तब बादशाह कहलाएंगे, समझ रहे? तो सुल्तानों का टाइम पीरियड है 1526 तक, है ना, मुगल जब आ जाएंगे। तो यहां से शुरू होता है सल्तनत काल। और सल्तनत काल में जो पहला वंश भारत पर शासन करेगा वो है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। क्योंकि इसको हम लोगों ने, इतिहासकारों ने नाम दिया है गुलाम वंश, क्योंकि यहाँ ज्यादातर जितने भी शासक अधिकतर होंगे वो गुलाम होंगे, शासकों के गुलाम होंगे, और वो फिर शासन करेंगे, है ना, इसीलिए इसको नाम दिया गया है गुलाम वंश। या इसी को कहा जाता है, किसी किसी पुस्तक में आप देखोगे इसी को मामलूक वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश और मामलूक वंश एक ही है बेटा। अब देखिए, है ना, सल्तनत काल में कई वंश आएंगे। सबसे पहला वंश जो आप पढ़ रहे हो ये है गुलाम वंश या मामलूक वंश। मामलूक का अर्थ क्या होता है समझिए, है ना, पहले साइड में कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग। मामलूक एक अरबी भाषा का शब्द है। मामलूक जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है,
और इसका अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाए, उसी को मामलूक कहा जाता है। मतलब ये जो शासक होंगे ये गुलामी के बंधन से मुक्त होकर शासक बन जाएंगे, ये मामलूक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मामलूक। तो मामलूक का अर्थ एक अरबी भाषा का शब्द है। सबसे पहले जान ले किस भाषा। आवाज साफ आ रही है मेरी? पीछे आ रही है साफ? अबे तुम लोग को दिख रहा है साफ साफ? लाइट जला लो। हाँ अच्छा, नहीं कॉपी में तुम लोग को है ना। तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंदी में गुलामी के बंधन से मुक्त कोई भी व्यक्ति, गुलामी के बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त कहलाता है मामलूक। हाँ, तो गुलाम वंश या मामलूक वंश, हालांकि इसका टाइम याद कर लीजिए आप लोग, याद मत कीजिएगा, लिख लीजिएगा, है ना। ये शुरू होता है, देखिए सल्तनत काल में कई वंश आएंगे, है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, समझ रहे हैं, अलग अलग वंश आएंगे, और अंतिम में, सबसे अंतिम में लोधी वंश, अलग अलग वंश होंगे सल्तनत काल में। पहला वंश है गुलाम वंश जो स्थापित होगा 1206 ईस्वी में और रहेगा बाबू 1200, कौन बोल रहा है 1210, 1290, ऐसे ही बोल देते हो कुछ भी। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होगा और गुलाम वंश में कई शासक होंगे, समझ रहे। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी आ जाएगा और खिलजी वंश शुरू होगा, ठीक है। तो 1290 तक बाबू गुलाम वंश चलेगा, मामलूक वंश। अच्छा, गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कौन माना जाता है? संस्थापक एकदम सही, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का भारत में संस्थापक है और सल्तनत काल का पहला वंश पढ़ने जा रहे हैं आप। इसको हमने नाम दिया है गुलाम वंश, है ना, क्योंकि ज्यादातर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम है ना। तो ठीक है, इसका संस्थापक था बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा नाम लिखना चाहेंगे आप लोग? हाँ तो लिख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इसका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। देखें एक चीज जान ले, इसने राजधानी बनाई थी भारत में। इसका साम्राज्य मोटे रूप में अभी आप देखा है आपने, उत्तर भारत, लगभग उत्तर भारत, बंगाल बगल छोड़ के लगभग उत्तर भारत, है ना। इसकी राजधानी है लाहौर। लाहौर मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में राजधानी है इसकी लाहौर। तो अभी दिल्ली राजधानी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल, है ना। आप इसको सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत काल भी बोलते हो, क्योंकि ज्यादातर समय राजधानी दिल्ली रहेगी, लेकिन पहली राजधानी दिल्ली नहीं थी। राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी लाहौर। राजधानी दिल्ली बनाएगा इल्तुतमिश, अभी इसके बाद आएगा एक शासक और, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, है ना। तो राजधानी इसने बनाया लाहौर को, ये याद रखेंगे। सल्तनत काल की पहली राजधानी थी लाहौर, ठीक है। अच्छा, इसके अन्य नाम भी पूछे जाते हैं कुतुबुद्दीन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम या कभी कभी उपाधि बोल के भी पूछ देता है कि ये उपाधि किसकी है या इस नाम से कौन जाना जाता था। तो बाबू इसके अन्य नाम है, इसको कुरान खां भी कहा जाता था, कुरान खां, क्योंकि ये कुरान के पदों को बड़ा सुरीले ढंग से गाता था, तो इसको सब लोग कुरान खां कहते थे, है ना। बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, कुरान का ज्ञाता था। तो आप कुरान खां मतलब कुरान की जानकारी थी, कुरान के पदों को, आयतों को बड़े सुरीले तरीके से गाता था, इसलिए इसको कुरान खां कहा जाता था। बहुत ही उदार था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। लाखों का दान करने वाला, है ना, लाख बख्श। बख्श मतलब बख्श देना, दान कर देना। तो बड़ा अपनी उदारता के कारण, ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में, उदारता के कारण, क्या कह सकते हो, लाखों का दान देने वाला। पूछता है लाख बख्श किसको कहा जाता है, तो किसको बताएंगे बेटा आप लोग? इल्तुतमिश को, ठीक है। लाख बख्श सॉरी क्या हो गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके अलावा इसका एक और अन्य नाम है पीलू बख्श। यहां पीलू का सेंस है हाथी से, है ना। पीलू बख्श, हाथियों का दान करने वाला। इन दोनों उपाधियों से पता चलता है कि उदार व्यक्ति था ये, है ना, दानी व्यक्ति था। लिख लीजिएगा, हाथियों का दान करने वाला, हाथियों का
दान करने वाला पीलू बख्श कहलाता था। हाथियों का, ये इसकी उपाधियां हो गई, ये इसकी राजधानी हो गई। आइए इसको गद्दी पे बिठाते हैं, है ना। तो साल था, महीना था, लिख लीजिए, महीना था, महीना बस लिखिएगा, डेट वेट नहीं जानना। जून 1906 में, कौन से साल में? जून, इसको काट देना एडिट के समय, है ना। ये असल में प्रॉब्लम ये है, अभी एक किसी बैच में मैं मॉडर्न कुछ शुरू किया हूं, है ना, तो 1900 आ जा रहा है, 1206 कौन सा साल है, सॉरी, है ना, जून 1206 में, महीना सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जून 1206 में बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ लाहौर में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में राज्याभिषेक हुआ। ऐबक का लाहौर में राज्याभिषेक। लाहौर में ये अपने जो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य है, ये सुलेमान पर्वत के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व में, वहां का ये सुल्तान बना, राज्याभिषेक हुआ। और इसको गजनी ने मान्यता नहीं दी, है ना। गजनी चूंकि बांट लिया था आपस में, गजनी तो मिल गया है यालदूज को, है ना, आपसी सहमति से इन लोगों ने बांट लिया था। इसके बाद इस समय भी गौर में इसके, याद है आपको, मोहम्मद गौरी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था गयासुद्दीन, याद है। गयासुद्दीन ने गजनी, वो गौर का शासक था, अफगानिस्तान में एक शहर था गौर, वहां का शासक था। और गयासुद्दीन ने गजनी को जीतकर अपने भाई को, मोहम्मद गौरी को, शिहाबुद्दीन मूल नाम उसका था, शिहाबुद्दीन को दे दिया, मोहम्मद गौरी को दे दिया, है ना। अब अभी भी गौर में मोहम्मद गौरी के बड़े भाई के बच्चे शासन कर रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी का भतीजा है जिसका नाम है गयासुद्दीन महमूद, क्या नाम है, गयासुद्दीन महमूद, जो गौर का शासक है इस समय। उसने बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के सुल्तान पद की मान्यता दी कि जाओ तुम सुल्तान के पद से शासन करो, भारत में शासन कर सकते, इजाजत दे रहा है, क्या दे रहा है। और ये अच्छी, इसने इजाजत मांगी थी तो उसने दिया, है ना। हाँ, तो जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। और 1208 ईस्वी में, 1208 ईस्वी में बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के भतीजे, मोहम्मद गौरी का भतीजा था, गौरी के भतीजे, और भतीजे का नाम था, ये पूछा जाता है परीक्षा में, भतीजे का नाम था गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद, गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने सुल्तान पद की मान्यता दी। ये हो रहा 1208, 1206 में गद्दी पे बैठा और सुल्तान की मान्यता इसको मिली गयासुद्दीन महमूद से। सुल्तान पद की मान्यता, इतना समझ में आया आप लोग को। हाँ, 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने सुल्तान पद की मान्यता दी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको गद्दी पे बिठा दिया गया है। नोट करके एक पॉइंट लिखे, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं, है ना, कहानी को। नोट में एक पॉइंट लिखे, आपसे कभी पूछे कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सब तुर्क मुसलमान है। मोहम्मद गौरी कैसा मुसलमान है, गजनी वाले पूरे सारे तुर्क मुसलमान है, कोई अरब मुसलमान नहीं है। अरब मुसलमान तो थे, उनको समाप्त कर दिया इन लोगों ने। अरब मुसलमान सिंध में थे, याद है आप लोग को, सिंध में थे, मुल्तान में थे, इधर सऊदी अरब वगैरह में है ना, यहां नहीं है। भारत में तुर्क मुसलमान आए हैं। तो लिख लीजिए, भारत में, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में, नोट करके लिखें आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है।
और ये गुलाम वंश का भी संस्थापक है। कब स्थापना किया था? जून 1206। देखिए इसने कोई भी ये साम्राज्य विस्तार वगैरह का काम किया थोड़ा बहुत, वो पूछा नहीं जाता परीक्षा में। इसका जो मेन चीज पूछा जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। क्या पूछे जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। इसने बनवाया क्या क्या इस छोटे से अपने पीरियड में? मैंने बताना भूल गया इसका टाइम पीरियड। ये गद्दी पर बैठेगा बेटा 1206, जून 1206 में, और रहेगा 1210 ईस्वी तक। छोटा सा टाइम पीरियड है इसका, 4 साल का, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। तो थोड़ा ये आपको अजीब लग रहा होगा टाइम। सल्तनत काल का टाइम 1206 से 1526 मुगल काल तक, है ना। सल्तनत काल में पहला वंश है गुलाम वंश, इसका टाइम पीरियड 1206 से 1290। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1210। या प्रभु समझ रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, 1210। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। ये पूछा जाता है आपसे। ऐबक के निर्माण कार्य, इसने बनवाया क्या क्या? निर्माण कार्य। देखें, मैं एक एक करके इसके निर्माण कार्य बता रहा हूं। हालांकि इसके कुछ निर्माण कार्य आगे भी मिलेंगे और आगे ही उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कुतुब मीनार, कुतुब मीनार अभी इल्तुतमिश में भी मिलेगा आपको। फिरोज शाह तुगलक पढ़ाऊंगा, वहां भी मिलेगा। सिकंदर लोदी पढ़ाऊंगा, वहां भी मिलेगा। ये सब शासक कुतुब मीनार से संबंधित है। सबने कुतुब मीनार में कुछ न कुछ योगदान दिया है। जैसे बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद इसका दास, गुलाम और दामाद होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका निर्माण कार्य 4थे मंजिल तक पूरा करवाएगा, 4 मंजिल बनवाएगा। 5वां मंजिल बनवाएगा फिरोज शाह तुगलक, और वो 4थे मंजिल का एक बिजली गिरने से उसका थोड़ा सा टूट जाएगा, उसकी मरम्मत भी कराएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद भूकंप आने से एक बार टूट जाएगा, उसके बाद सिकंदर लोदी उसका मरम्मत कराएगा। तो बड़ा लंबा इसका इतिहास है, समझ रहे। 5 मंजिला है। कितना मंजिला? हाँ, शुरू में एक ही मंजिल इसने बनवाया था, तो आगे मिलेगा आपको। पहले पढ़िए, सबसे पहले इसने बनवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सा मस्जिद? नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है, बस किसने बनवाया, कहां बनवाया, कब बनवाया आपसे नहीं पूछेगा। आप ये जानिए किसने बनवाया। तो किसने बनवाया था ये बेटा? देखिए, है क्या, मध्यकालीन भारत बहुत ही लेंदी पोर्शन है, बहुत लेंदी है ना। तो आप बहुत अधिक कोशिश करेंगे एक एक डेटा, तो इतना डेटा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी आपकी, है ना। तो रेलेवेंट चीज पढ़िए जो आवश्यक है ना। तो कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मस्जिद है, जाहिर सी बात है, मुसलमानों के लिए उपासना गृह है, एक मस्जिद है ना। और ये बनवाया इसने दिल्ली में। तो लोकेशन, 2 चीजें आपको पता चली। एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया एक मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, है ना, दिल्ली में बनवाया। और इसके बारे में एक चीज और पूछा जाता है अलग तरीके से। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था इसने, इसको बनवाया गया था ऐसे पत्थरों से जो अजमेर में जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर लाए गए थे दिल्ली। मतलब इसको जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो पत्थर बचे, उस पत्थर से बनवाया गया है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। समझ रहे बेटा? तो लिख लीजिएगा अजमेर के। अजमेर याद है आपको, राजस्थान में, है ना। मोहम्मद गौरी ने जब हराया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को, उन्हीं की राजधानी थी अजमेर। तो उसी समय की बात है। तो अजमेर के हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़कर उनके पत्थर से निर्मित था ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। उनके पत्थर से निर्माण कराया, उनके पत्थर से निर्मित। बस आपको इतना जानना है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां है,
किसने बनवाया और कुछ विशेष है तो वो विशेष जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आपने सुना होगा एक मस्जिद और बनवाया था इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। एक मस्जिद है, वो क्या है? मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। आइए देखते हैं। हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, झोपड़ा मस्जिद बनवाया था ये मस्जिद। इसके बारे में किंवदंती है, कहावत है, ऐसा सत्य है नहीं, कहावत है कि ये मस्जिद 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था। इस 2.5, 2 और आधा दिन, है ना? हाँ, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा क्या भाई? क्या रॉकेट साइंस बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं इसके बारे में कहावत है कि ये 2.5 दिन में मस्जिद बन के तैयार हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है 2.5 दिन का मंदिर। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यहाँ जिस जगह ये मस्जिद बना है, इस जगह पहले हिंदू धर्म से संबंधित एक मेला लगता था 2.5 दिन का, है ना? तो अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। किसने बनवाया था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये बनवाया था अजमेर में, अजमेर राजस्थान। ये अजमेर राजस्थान में आज वर्तमान में स्थित है। अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि, है ना, इसको एक संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनवाया गया था। यहां मेला लगता था 2.5 दिन का, संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये सब बनवा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये सारे उसके निर्माण कार्य हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। इसके अलावा एक निर्माण कार्य इसने प्रारंभ किया था, ये पूरा नहीं किया था, उससे पहले ही मर जाता है ये, एक दुर्घटनावश। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, है ना? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, निर्माण प्रारंभ करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, प्रारंभ करवाया। लोकेशन देखें कहां स्थित है ये, तो मेहरौली एक जगह है, मेहरौली, और ये मेहरौली स्थित है दिल्ली में। मेहरौली दिल्ली में स्थित है बेटा कुतुब मीनार। ये इसका कार्य, निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, जैसे आगे आने वाले समय में आप शाहजहां के निर्माण कार्य पढ़ेंगे, अकबर का फतेहपुर सीकरी, बहुत सारे निर्माण कार्य, उनकी शैली वैली भी देखेंगे। मुगल काल में जो बने हैं, कौन सा किस शैली में बना है ना? खालिशा शैली, सरकी कला शैली, अलग अलग शैलियां भी बताऊंगा। पहली संगमरमर से बनी इमारत कौन सी थी? लाल बलुआ पत्थर कौन प्रयोग करता था? देखिए, जैसे जैसे पास आएंगे आप इतिहास में, डिटेलिंग बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अभी प्राचीन इतिहास में बिल्कुल कम डिटेलिंग मिलेगी आपको, तो ये होता है ना? तो अभी आप ये देख रहे हैं, आगे एक एक चीज देखेंगे, जितनी भी चीजें होंगी उसके बारे में। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुरु थे जो सूफी संत थे, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, थोड़ा लंबा नाम है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, है ना? कुरान का बहुत सारा शिक्षा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से लिया था। इसकी वजह से उनके सम्मान में, एक सूफी संत थे। सूफी संत ऐसे संत होते थे, जैसे हमारे यहाँ कबीरदास को जानते हो, हिंदू थे, है ना, माना जाता है। और वो किसी विशेष धर्म से लगाव नहीं, ऐसा नहीं, सभी धर्म महान है जिनके लिए, जो प्रेम में यकीन करते हैं, सभी धर्मों के संगम में यकीन करते हैं, सूफी संत कहलाते हैं। सूफी संत मतलब किसी धर्म के आडंबर और कर्मकांड में वो नहीं होते, है ना? तो ऐसे सूफी संत होते थे जो प्रेम में विश्वास करते थे, ना कि उपासना पद्धति में। उनके लिए हाथ जोड़ना भी ईश्वर की इबादत है और हाथ फैलाकर भी ईश्वर की इबादत की जा सकती है। सूफी संत का ऐसा विचार था, ऐसा ही कबीरदास का भी विचार था, है ना? रसखान, रहीम दास सब ऐसे ही थे। ठीक है, तो देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत, ये मत कुतुब मीनार से मत सोचना कि कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार, इससे कुछ संबंध ना, संबंध किसी और से है। सूफी संत, संत का नाम था कुतुब, ख्वाजा लिख लेना ऊपर,
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही समकालीन, बख्तियार काकी के सम्मान में ये निर्माण कार्य इसने शुरू किया। इनके सम्मान में, इनकी याद में, इनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने प्रारंभ करवाया, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा पाया। ये प्रमुख है, याद कर लीजिएगा इसको, तीन ही है, तीन ही याद कर लीजिए अभी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बेटा, ठीक है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था इसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में या उनके सम्मान में, ठीक है, संत थे, ठीक है। आगे देखें, देखिए इसमें ज्यादा प्रश्न बनते, कर दूं, लिखा नहीं था क्या, अभी लिख लिया, ज्यादा प्रश्न बनते नहीं यहां से, जिनसे बनते उनकी तरफ बढ़ते हैं। आइए, कुतुब मीनार आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछेगा बनवाया किसने, है ना, हाँ बनवाया किसने उसका भी आंसर होगा इल्तुतमिश। अगर ऐसे ही पूछ देता है कि किसने बनवाया तो इल्तुतमिश, समझ रहे। हालांकि देखिए कुतुब मीनार में बाबू 5 मंजिल है, कितने मंजिल है, 1 2 3 4 और 5, समझ रहे, सॉरी ये 5 है। ये जो 1 2 3 4 ये पहले का निर्माण कार्य कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बाद 2 3 4 ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, 5वां बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, समझ रहे। तो आप अगर किसी एक को श्रेय देते हैं ये अन्य के साथ अन्याय है ना, लेकिन चूंकि ज्यादातर मंजिलें है ना इल्तुतमिश ने बनवाया, तो आप कह सकते हैं इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, हालांकि वो पूरी तरह सही नहीं है। क्या कुछ कोई और पूछ रहा है? ये बेटा सन आप मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, लगभग टाइम था 1208 वोट के आसपास का टाइम था। आप एक बार चेक कर ले, 1207 या 8 मिलेगा आपको, है ना, यही टाइम उसके शासनकाल का लगभग आखिरी वर्ष थे, है ना। हाँ, कब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ ये सब मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताता जाऊंगा, ठीक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। मारेंगे तभी ना अगले पे पहुंचेंगे भाई साहब, है ना, अभी इसी को पढ़ते रहेंगे, कब तक पढ़ेंगे इसी को, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, भाई साहब इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी, साल लिखे 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, है ना, एक विशेष खेल खेलते हुआ, हाँ चौगान या इसको आप पोलो बोलते, जो घोड़े पे बैठ के खेली जाती है ना। तो हाँ 1210 ईस्वी में, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए, चौगान इसको ब्रैकेट में ले जाएंगे, पोलो आज भी ये गेम होता है, ये खेल होता है आज भी, है ना। चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में ऐबक चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया बेटा। कौन से साल में मरा था? हाँ 1210, जहां डेट की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखें 1210 में बाबू, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का, है ना, कौन मरा बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास एक गुलाम था, है ना, या दास था, जो अगला सुल्तान बना, जिसका नाम था, कोई मुझे बताएगा क्या नाम था उसका, दास का, इसके जो अगला सुल्तान बना? आराम शाह नाम था इसका, आराम शाह। आराम के लिए आए थे, 8 महीना इन्होंने आराम किया, उसके बाद चले गए, है ना, आराम शाह। तो ये 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 8 महीने के अल्पकाल के लिए सुल्तान बना। बहुत 8 महीना क्या होता है, समझ रहे? अभी देखोगे आप लोग 30-30 साल
है ना, 40-40 साल सुल्तान रहेंगे। ये 8 महीना, ये भी कम ही समय रहा था, 4 महीना, सॉरी 4 साल से 1206 से 1210 से 4-5 साल रहा था। तो ये भी बहुत अधिक समय तक नहीं रहा। आराम शाह है ना 1210 ईस्वी में, अच्छा कभी भी अगर राजधानी बदलेगी तभी हम डिस्कस करेंगे। राजधानी कहां है अभी? लाहौर, राजधानी लाहौर है, समझ रहे? ठीक है। 1210 ईस्वी में 8 माह के लिए, 8 माह के लिए सुल्तान बना आराम शाह। 8 महीने के लिए सुल्तान बनता है। ये गुलाम था, ये भी देख रहे हो सारे गुलाम ही बन रहे हैं, है ना। उसके बाद आराम शाह, चूंकि 8 महीने के बाद नाम बस जान लो इसका, है ना। इसके बाद अगला शासक, अगला सुल्तान हुआ, गुलाम वंश के ही सारे बन रहे हैं। अगला इसके बाद है ना इल्तुतमिश का गुलाम, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। हाँ क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, सॉरी इल्तुतमिश, ये अगला सुल्तान बना। कैसे भाई साहब? 1210 ईस्वी में आराम शाह बना, और आराम शाह के बनने के बाद सुल्तान इल्तुतमिश, जो उस समय एक सूबेदार था, गवर्नर था एक प्रांत का, बदायूं प्रांत का। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बदायूं, बदायूं क्षेत्र का ये सूबेदार था, गवर्नर था, है ना। तो इसने क्लेम किया सुल्तान के पद पर कि मैं उनका दामाद हूं, मुझे बनाया जाना चाहिए, है ना। तो मैं लेजिटिमेट उत्तराधिकारी हूं कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश ऐसा मानता था, और ये नल्ला था, कुछ ताकतवर था नहीं, है ना। इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया, और लाहौर पर आक्रमण करके आराम शाह की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। समझ पा रहे हो? ये बदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर? ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इसका टाइम पीरियड मैं बता दे रहा हूं। ये बाबू 1211 मानते हैं, 1211 से ये सुल्तान बना, और रहेगा बेटा 1200, देखिए सन 1 थोड़ा सा कम भी याद रहे तो चलेगा, आपको क्रम याद रहना चाहिए। बहुत कम चीजों का सन पूछा जाता है मध्यकालीन भारत में, समझ रहे? सन 1 पूछना शुरू करता है मुगल काल से आपको, है ना। मुगल काल से कार्यकाल पूछेगा, लेकिन आप क्लेम करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, इसलिए मेरा बता दे रहा हूं पहले ही, ताकि आप क्वेश्चन ना पूछ पाओ। तो इल्तुतमिश बाबू 1211 ईस्वी में, कौन से साल में? हाँ, बदायूं के गवर्नर, ऐसे लिख लेना, बदायूं, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने, बदायूं जानते कहां है? उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान में, लेकिन तब उत्तर प्रदेश तो था नहीं, जानते हैं आप, है ना। बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश है ना, ने आराम शाह को पराजित कर, आराम शाह को पराजित कर, देखिए सल्तनत काल में ये चलेगा, उत्तराधिकार की लड़ाई सबसे ज्यादा होगी सल्तनत काल में, है ना, क्योंकि यहां कोई ऐसा नियम नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र ही या ऐसा कोई सुल्तान बनेगा। तो ये पूरे सल्तनत काल में उत्तराधिकार की लड़ाई चलेगी। कमोबेश मुगल काल में भी चलेगी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना सल्तनत काल में। मुगल काल में फिर भी काफी हद तक लास्ट में अशांति होगी थोड़ी सी, औरंगजेब और जहांगीर इन लोगों के समय, है ना। तो बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या, उसकी हत्या कर दी। वह सुल्तान बन गया बेटा, वह सुल्तान बन गया। ये काफी समय से जो इल्तुतमिश था, ये काफी समय से बाबू लाहौर में रहा नहीं था, है ना। लाहौर में आराम शाह, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हीं के लोग थे। तो आराम शाह के बहुत सारे वफादार थे, ये सुल्तान था, है ना। अभी इसको पराजित किया है इल्तुतमिश ने, तो लाहौर में इसको अपने जीवन को खतरा दिखा, है ना। तो इसने सबसे पहला काम किया, अपनी राजधानी बदली, और दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाता है इल्तुतमिश।
पहली बार भारत में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। समझ रहे? इसने अपनी राजधानी, इसकी राजधानी देख लेते हैं कहां थी। तो इसकी राजधानी बेटा, राजधानी बदली है तो हम पढ़ेंगे। अभी तक राजधानी थी लाहौर पाकिस्तान में, अब भारत में आ गई दिल्ली। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, पहला सुल्तान जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। अच्छा, इसके भी अन्य नाम है, एक अन्य नाम है जिसके नाम से इल्तुतमिश को जाना जाता है ना, इल्तुतमिश को जाना जाता है। अन्य नाम, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि देखें कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये, और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी इससे, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो आपसे पूछता है कि गुलामों का गुलाम किस सुल्तान को कहा जाता है, तो बताएंगे आप इल्तुतमिश, है ना। आराम शाह को बोलोगे, वो इतना फेमस नहीं था, हाँ हालांकि वो भी गुलाम था, लेकिन कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है ना। गुलामों का गुलाम, बिल्कुल, यहां जितने भी आएंगे सब किसी न किसी गुलाम के गुलाम ही होंगे भाई साहब। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, आएगा बलबन भी ना, तो उसको भी गुलामों का गुलाम कहा जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कहा जाता है इल्तुतमिश को। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, हाँ। आइए इसके बाद देखें इल्तुतमिश को कुछ चीजें और कुछ नाम और भी है, यही मैं लिख देता हूं। इसको भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कोई बात नहीं। तो तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन आपसे कभी पूछे तुर्क साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बताएंगे आप इल्तुतमिश, क्योंकि इसने बहुत सारे क्षेत्र जीते और बहुत सारा सुल्तान को जो शक्ति, जो सुल्तान का महत्व होता है, सुल्तान के पद की गरिमा जो होगी इसी ने स्थापित की। बीच में गरिमा खत्म हो जाएगा, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी खत्म कर देंगे, आपस में ही लड़ लड़ के, रजिया बेगम ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा सुल्तान पद की गरिमा वापस लाएगा। क्या हुआ? बच्ची का तबीयत खराब है, गिर गई क्या? देना बहुत जरूरी है ना। तो बहुत खाना पीना अच्छे से, आप लोग बाहर रहते हैं, कौन ख्याल रखेगा? आप ही लोग को तो रखना पड़ेगा अपना ख्याल, है ना। हाँ बिल्कुल, और कौन कोई है थोड़ी यहाँ ख्याल रखने वाला, ठीक है। तो गुलामों का गुलाम क्या कहा जाता है इनको? गुलामों का गुलाम। और भारत में तुर्क साम्राज्य का, यहां लिख लो नीचे, है ना, इल्तुतमिश को लिख लीजिएगा। इल्तुतमिश को, तमिश को भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था भारत में बेटा? है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। और तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वो बच्ची ठीक है, नीचे चली गई है, ठीक है। और किसी को है? साले नहीं, लड़कियां पहले ऐसा होता था, है ना, अभी तो कुछ पहले, हाँ हाँ, मैं देखिए पेट वेट निकल रहा है मेरा, कोई फर्क नहीं, है ना। हालांकि बीच में 2-3 दिन जिम ज्वाइन किया था मैंने, 2-3 दिन गया था, हाँ 2-3 दिन में मुझे लगने लगा था एकदम मैं फिट हो गया हूँ पूरा सब, लेकिन वो हुआ नहीं था 2 दिन में। क्या होगा 2-3 दिन में? मैंने उसके बाद ट्रेनर जो था उसके पास गया, तो उससे मैंने कहा कि अब मेरे अंदर उत्साह आ गया है ना, और अब इतनी हिम्मत हो गई है कि मैं पेट के साथ रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं करना। ट्रेनर कहा मुझे पता है आप गिव अप कर देंगे। अगर पता था तब पैसा काहे लिए, बता दिए तो बच जाता पैसा मेरा। इल्तुतमिश को भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए
बाबू इल्तुतमिश गद्दी पे बैठने के बाद प्रारंभिक वर्षों में ही लगभग 3-4 साल बाद ही एक युद्ध लड़ेगा, बहुत तगड़ा युद्ध लड़ेगा। हम पढ़ने जा रहे हैं तराइन का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध? 2 युद्ध हो चुके हैं तराइन के, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तराइन हाँ 91-92 में, हाँ 1191 और 1192 में दोनों युद्ध हुए थे। हेडिंग डालिए आप, तराइन का तृतीय युद्ध। और ये हुआ था बेटा 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? इसका मेन रीजन ये था, बाबू इल्तुतमिश ने गजनी या गौर से कहीं से भी सुल्तान पद की मान्यता नहीं ली। इसने सीधे डायरेक्ट खलीफा से, उस समय बगदाद में जो इस्लामी साम्राज्य का खलीफा होता था, खलीफा का नाम था अल मुतनसिर। उस समय अलग अलग खलीफा होते थे, आपको पता है, खलीफा पद से वाकिफ है आप लोग, जो पूरे इस्लामी साम्राज्य का मुखिया माना जाता था। और ये भारत में भी एक इस्लामी साम्राज्य था, इस्लामी लोग थे जो भारत में शासन कर रहे थे। तो इसने गजनी से खलीफा पद की मान्यता या गौर से खलीफा पद की मान्यता ना लेकर सीधे किससे लिया? खलीफा पद में कह रहा हूं, सुल्तान पद। तो इसने गजनी या गौर से सुल्तान पद की मान्यता ना लेकर सीधे खलीफा, उस समय जो बगदाद में पूरे इस्लामी साम्राज्य का नेता था, उससे लिया मान्यता। तो ये बात गजनी के शासक यल्दूज को बुरी लगी और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। समझ रहे? आक्रमण करेगा तो युद्ध होगा। क्या होगा? और दिल्ली के निकट ही हरियाणा में, कहा बेटा? ये दिल्ली दिख रहा है, ये हरियाणा में एक, सॉरी यहां होगा, ये तराइन, कौन सा क्षेत्र है ये? तराइन। तराइन में यहां युद्ध हुआ। समझ रहे? तराइन आज कहां पड़ता है? हरियाणा में। तब हरियाणा तो था नहीं, तो ठीक है, मैं बोल दूं, लिखेंगे एक पॉइंट, ठीक है? लिखो, इल्तुतमिश ने गजनी या गौर के बजाय, गजनी या गौर के बजाय समझ रहे? गजनी या गौर के बजाय बगदाद के खलीफा से, बगदाद उस समय खलीफा बगदाद में बैठता था, ईरान में। बगदाद के खलीफा जिसका नाम था अल मुतनसिर, नाम नहीं पूछेगा, लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना मत इसको, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लो, है ना? बगदाद के खलीफा अल मुतनसिर, नाम था उसका अल मुतनसिर। बगदाद के खलीफा अल मुतनसिर ने सुल्तान पद की मान्यता ली, सुल्तान पद की मान्यता ली। ठीक है? तो ऐसे में हुआ क्या, है ना? तो गजनी का शासक था उस समय याल्दूज। गजनी के शासक याल्दूज ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि सुल्तान पद की मान्यता किससे ले रहा है? ये खलीफा से, हमसे नहीं ले रहा है। तो दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि याल्दूज का मानना था कि हम, है ना, हमसे बिना अनुमति से ये शासन कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि मोहम्मद गौरी की राजधानी थी गजनी, है ना, और मोहम्मद गौरी का ही तो साम्राज्य है जिस पर इल्तुतमिश बैठा हुआ है। ठीक है? तो दिल्ली पर आक्रमण कर दिया याल्दूज ने, जिसके पास इस समय गजनी है। तो आक्रमण करेंगे तो युद्ध होगा। तो एक तरफ है याल्दूज, एक तरफ है याल्दूज, और ये शासक है बेटा गजनी का, इसकी राजधानी है गजनी। वर्सेस दूसरी तरफ कौन है बेटा? इल्तुतमिश। दूसरी तरफ है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली को कौन सा सुल्तान राजधानी बनाता है? इल्तुतमिश, है ना। और लाहौर को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है? याल्दूज है जो कि गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, और सॉरी जो कि गुलाम है मोहम्मद गौरी का, है ना। अभी मोहम्मद गौरी मर चुका है,
इल्तुतमिश जो कि गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो भी मर चुका है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध कहाँ हुआ? ये युद्ध हो रहा है हरियाणा में तराइन नामक स्थान पर। तराइन हरियाणा में युद्ध हो रहा है, और युद्ध हो रहा है 1215 में। वही 1211 में ये गद्दी पर बैठा था, और 1215 में देखिए तराइन का तृतीय युद्ध हो गया। 2 युद्ध पहले हो चुके हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? बहुत सिंपल सा परिणाम था, है ना, बहुत सिंपल सा परिणाम निकला। इसका परिणाम ये निकला, याल्दूज पराजित हो गया और दिल्ली का सदा के लिए गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। संबंध विच्छेद मतलब एक संबंध था गजनी से। गजनी का ही शासक था मोहम्मद गौरी, जिसने दिल्ली को जीता था, इन क्षेत्रों को जीता था। तो कहीं ना कहीं वो अधीनता थी कि दिल्ली गजनी के अधीन है। लेकिन अभी दिल्ली ने गजनी को हरा दिया, तो कोई भी शासक अब दावा नहीं कर सकता कि दिल्ली हमारा है। समझ पा रहे हो? याल्दूज अब कभी दावा कर पाएंगे? हरा दिया हमने। ठीक है, तो परिणाम क्या निकला बेटा? परिणाम ये निकला, याल्दूज पराजित हुआ। याल्दूज पराजित हुआ। अगर मैं दिल्ली बोलता हूं कि दिल्ली का संबंध विच्छेद हो गया, मतलब ये भारतीय साम्राज्य का, ये जो भारत देख रहे हो, पाकिस्तान, भारत, उत्तर भारत जो क्षेत्र है, इसका संबंध विच्छेद हो गया गजनी से। अब वो क्लेम नहीं कर सकते भारत पर। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो याल्दूज पराजित हुआ वह दिल्ली का सदा के लिए, लिख नहीं रहे, दिल्ली का सदा के लिए गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। गजनी अफगानिस्तान में शहर है, गजनी से संबंध विच्छेद हो गया। विच्छेद हो गया, ये युद्ध महत्वपूर्ण था। इसके अलावा और भी बहुत सारे युद्ध लड़े इसने, है ना, वो सब गौड़ युद्ध है, आपको अच्छी किताबों में ही मिलेंगे। जैसे 1225 में इसने रणथंभौर को जीता, 1218 में इसने बंगाल को जीता। तो बहुत लगभग उत्तर भारत जीत लिया था। रणथंभौर मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र ये भी जीतता है। इल्तुतमिश भी, नीचे कर दे, इल्तुतमिश भी, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसको पहले पढ़िए, मैं बता रहा हूं। लिख लिया बेटा? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य। इल्तुतमिश शासन प्रशासन में बहुत सारे सुधार करता है, उन सुधारों को पढ़ेंगे हम, है ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, उसने बनवाया क्या क्या। ठीक है, चूंकि ये वास्तविक संस्थापक है, थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे इसको। लिख लिया आप लोगों ने? हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए, इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार। शासन व्यवस्था से संबंधित ये सुधार कार्य क्या करता है? प्रशासनिक सुधार। हाँ, इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार, शासन प्रशासन में इसने क्या सुधार किया? तो 3 सबसे महत्वपूर्ण सुधार है जो इसने किए, जो आपको याद रखना है। पहला सुधार प्रशासन से संबंधित, जो पहले से एक निश्चित कोई मुद्रा व्यवस्था थी नहीं, अलग अलग स्थानीय शासकों, जैसे मुद्रा व्यवस्था में मान लीजिए दिल्ली अजमेर राज्य पृथ्वीराज चौहान का था, तो बहुत सारे सिक्के अभी भी पृथ्वीराज चौहान के चल रहे थे, है ना। बहुत सारे स्थानीय कन्नौज के जयचंद के भी सिक्के चल रहे थे। तो इस मुद्रा व्यवस्था में इसने सुधार किया, है ना। 2 नई मुद्रा लॉन्च किया और बोल दिया कि राज्य में यही 2 मुद्रा मान्यता प्राप्त होंगी, है ना, बाकी मुद्रा नहीं। तो 2 नई मुद्रा चलवाई इसने, ये इसका एक सुधार था, है ना। 2 नई मुद्राओं का प्रचलन किया। किसने किया बेटा? इल्तुतमिश ने। तो अब सुल्तान मुद्रा जारी कर रहा है, देख रहे हो। इससे पहले सुल्तान मुद्रा जारी नहीं किया होता तो मैंने बताया होता जरूर। ये कर रहा है, 2 नई मुद्रा का प्रचलन किया इसने। 2 नई मुद्रा का प्रचलन बेटा,
कौन कौन सी है मुद्रा, देखिए आइए। एक तो इसने चलाया तांबे का जीतल, तांबे की एक मुद्रा थी, उसका नाम क्या था, जीतल। तांबे का एक मुद्रा चलाया, शुद्ध धातु का मुद्रा, तांबे का जीतल, मुद्रा का नाम था जीतल, और वो बनी होती थी तांबे की। तांबा जानते हैं ना आप लोग, शुद्ध धातु है ये, ठीक है। इसके अलावा चांदी का एक मुद्रा इसने चलवाया जो काफी समय तक चलेगा, चांदी का टंका। तो आपसे पूछता है कि चांदी का टंका किसने चलवाया था सबसे पहले, तो इल्तुतमिश ने। और तांबे का एक नया मुद्रा चलवाया, जीतल, याद रहेगा। तांबे का जीतल और चांदी का टंका, और एक मिश्र धातु होता है पीतल। और एक बहुत बड़ी कविता है, बड़ी अच्छी है, दुनिया पीतल दी। पता है ना आप लोग को, ठीक है। अबे पढ़े होगे, सुने नहीं हो गाना, अब मैं बता रहा हूं, ये एक गाना है, आप सुनिएगा घर पे जाके, इतना आप मार खाओगे सही हो जाओगे, है ना। ये दुनिया पीतल दी, कौन सा गाना है, हाँ। चलिए अब दूसरा प्रशासनिक सुधार इसने क्या किया, है ना। दूसरा अच्छा, तुम लोग को वो मौसी वाली कहानी सुनाई है कि नहीं, किसी ने सुनी है? ऐसे ही दिमाग में आ गया, बाद में ला, अभी नहीं, अभी भूलूंगा नहीं, अभी है ना, अभी बहुत टाइम है पूरा पढ़ना है। चलिए अगला, इसने एक नया व्यवस्था शुरू किया, इक्ता व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, एक नई व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। ये कौन सी व्यवस्था थी, एक नई व्यवस्था, एक नई व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन, है ना। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया इसने। इक्ता व्यवस्था क्या थी, आइए देखते हैं। हाँ, इक्ता व्यवस्था में मतलब ये था, जितने भी सल्तनत दरबार में या सुल्तान के दरबार में या इससे संबंधित, सुल्तान से संबंधित कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन्हें वेतन के रूप में भूमि का टुकड़ा देना। क्या देना, भूमि दे देना। इक्ता का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। आप लिख लें, यहां लिख सकते हैं, इक्ता का अर्थ क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा, समझ पा रहे हैं। और इस व्यवस्था में था क्या, इस व्यवस्था में ये थी कि जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी या सुल्तान के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों को वो भू वेतन के बदले, वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था, भूमि देने की व्यवस्था ये थी। तो ये बड़ी बुरी व्यवस्था थी हालांकि, लेकिन अभी के लिए सही था, जब, है ना, अभी के लिए सही था। अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आएंगे, इसको समाप्त कर देंगे जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो जाएगा। तो ऐसे में एक भूमि का टुकड़ा दे दिया, एक सेनापति है, उसको यहाँ की जागीर दे दी गई, बहुत बड़ी जागीर। अब वहां से जितना रेवेन्यू आएगा, जो टैक्स के रूप में ये लोग कलेक्ट करेंगे, वो सारा वो सेनापति अपने पास रख लेगा। तो वो उसको वेतन के रूप में दिया गया है। किसके रूप में, समझ पा रहे? तो ये इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था से क्या होगा कि एक इसकी बुराई भी थी, बहुत बड़ी बुराई, कि सैनिक या अधिकारी अपने काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनका ध्यान तो अपने इक्ता पे ही लगा रहता था, कितना राजस्व आएगा, कैसे रेवेन्यू आएगा। तो ऐसे में इसको समाप्त किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो शुरू किसने किया, अभी ये याद रखेंगे, इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। दो नए मुद्रा चलवाए थे इसने, तांबे का जीतल और चांदी का टंका। इसके अलावा एक व्यवस्था और है, ये भी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, है ना।
आइए, इसके अलावा एक और व्यवस्था इसने शुरू की। इसने 40 तुर्क सरदार, जो बड़े ही प्रभावशाली सरदार थे, जो इसके दरबार में अलग अलग पदों पर थे, है ना, 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया, जिसको कहा जाता है तुर्काने चिहलगानी, या उसको चालीसा भी कहा जाता है ना, अलग अलग नामों से। तो तुर्काने चिहलगानी नामक 40 तुर्क सरदारों का, तुर्क सरदार मतलब सामंत लोग, जो उसके दरबार में बैठते थे, काफी ताकतवर थे, काफी प्रभावशाली थे, बहुत ज्यादा उनके पास धन था, बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी, बहुत ज्यादा लोग थे उनके पास, है ना। हाँ, 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया, क्या करने के लिए? तो सुल्तान को शासन में सहयोग देने के लिए। समझ रहे? सहयोग क्या करते थे? ये 40 तुर्क सरदार हमेशा सुल्तान की रक्षा करते थे, उसके हितों की रक्षा करते थे। कोई सुल्तान के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके आवाज को शांत करते थे। समझ रहे? तो हाँ बता रहा हूं, तुर्काने चिहलगानी नामक तुर्क सरदार थे इसमें सब, और ये खुद एक तुर्क सरदार था, एक तुर्क था, है ना। तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्काने चिहलगानी नामक 40 तुर्क सरदारों का समूह सरदारों के समूह की स्थापना, समूह की स्थापना जो सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में, सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में मदद करती थी, उसकी में मदद करती थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये 3 इसके प्रशासनिक सुधार है जो इसने किया, और भी किए थे, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, याद रहेगा। 2 नई मुद्रा, तांबे का चीतल और चांदी का टंका। एक नई व्यवस्था शुरू की इसने, वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था, जिसको इक्ता व्यवस्था कहा जाता है। एक नया संगठन बनाया, तुर्काने चिहलगानी, जिसमें 40 तुर्क सरदार थे, बड़े विश्वास पात्र लोग इसके, जो इसको शासन में सहायता करते थे। यही तुर्काने चिहलगानी आने वाले समय में, है ना, इल्तुतमिश के वंशजों को बड़ा परेशान करेगा, है ना। कठपुतली की तरह कभी उठा के इनको सुल्तान बना देगा, कभी इनको, जिनका मन करेगा एकदम रौला बन जाएगा इनका। और इन्हीं में से 40 तुर्क सरदारों में से एक तुर्क सरदार था बलबन। कौन बे? बलबन उठेगा, धीरे धीरे तुर्क सरदारों में ऊपरी श्रेणी में आ जाएगा, और फिर खुद वो सुल्तान बनेगा और सभी तुर्क सरदारों का विनाश कर देगा। तुर्काने चिहलगानी का वो विनाश कर देगा। तुर्काने चिहलगानी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, और इसको समाप्त करेगा बलबन, है ना। अभी देखोगे, कभी इसके इल्तुतमिश के मरने के बाद, है ना, इसके किसी नल्ले बेटे को बिठा दिया, बहराम शाह को बिठा दिया, है ना, फिर नल्ले बेटे को बिठा दिया, पता चला फिर रजिया बेगम बैठ गई, वो परेशान कर, उनको हटा दिया। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था इन लोगों के साथ, ये अपनी चलाएंगे, ताकतवर थे। अब 40 दरबारी एक साथ हो गए हैं तो ताकतवर नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल इन्हीं की चलेगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। हेडिंग डालिए, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। उसके निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के मैंने क्या क्या बताए होंगे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था उसने। तो ये 3 याद रहेंगे। अभी इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो हेडिंग डाले, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। हालांकि एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, है ना, मध्यकालीन भारत का कला और संस्कृति एक चैप्टर आएगा, जिसमें जो जो चीजें हैं महत्वपूर्ण जो निर्मित हुई थी इस दौरान, उनका एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे आप, जो साहित्य इस दौरान लिखे गए थे। लेकिन उस चैप्टर के भरोसे में हम लोग इसको यहाँ छोड़ेंगे नहीं, यहां भी पढ़ते जाएंगे, लास्ट में भी पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, रिवीजन ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। हाँ, यहां पढ़ने में ज्यादा मुझे सही लग रहा है, यहां पढ़ाने में। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य,
इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार शुरू करवाया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को लगभग इसने पूरा किया 4 मंजिला तक। कहां तक? 4 मंजिला तक पूरा किया। तो आप लिख लीजिएगा कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। मैं जब फिरोज शाह तुगलक पढ़ाऊंगा वहीं सब बता दूंगा, पूरा कुतुब मीनार हाइट कितना है, कौन से पत्थरों से बना है, सब। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया जब 5वीं मंजिल बन जाएगी, अभी 4 ही मंजिल है। पूरा कराया इल्तुतमिश ने। कौन सी मंजिल तक बेटा? लिख दीजिएगा 4 मंजिल तक। 4 मंजिल तक कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इसने पूरा करवाया। आगे देखिए इसका दूसरा, बाबू जब ये बदायूं का गवर्नर था उस समय इसने एक निर्माण कार्य करवाया था बदायूं में, है ना, जिसको कहा जाता है, बता रहा हूं, हौजे खास। क्या कहा जाता है? हौजे खास एक ईदगाह है ना, हौजे खास ईदगाह। ईदगाह का मैं प्रॉपर नहीं जानता, लेकिन ये भी एक इबादत की जगह है ना। कुछ विशेष मौकों पर मुस्लिम लोग आते हैं, यहाँ ईश्वर का इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, विशेष मौकों पर। मस्जिद रेगुलर इबादत का स्थान है, कुछ विशेष मौके होते होंगे शायद ईद के समय, है ना। ईदगाह एक चैप्टर भी है, मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, हाँ, जिसमें रहीम होता है और रहीम को 5 रुपया उसकी दादी देती है, बाजार में कुछ खा रहा हो, है ना, 5 रुपया समथिंग, और वो जाता है चिमटा लेके आता है ना। ये ईदगाह चैप्टर है, हाँ ठीक है। तो इसने, अच्छा, ये इल्तुतमिश पहले कहां का सूबेदार था, कोई मुझे बताएगा? बदायूं। तो इसने वहां बनवाया था। बदायूं में हौजे खास, एक तालाब है यहाँ, हौज है, उसी से इसको हौजे खास कहा गया है। हौजे खास ईदगाह, ईदगाह का निर्माण करवाया बदायूं में लिख दीजिएगा यहां, बदायूं में हौजे खास ईदगाह का निर्माण कार्य कराया। निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था और ये भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। राजधानी थी इसकी लाहौर। पहली बार इसने लाहौर को, सॉरी दिल्ली राजधानी है इसकी। शाबाश, तुम लोग पकड़ने लगे मेरी गलतियां। हाँ, धीरे धीरे साले मेरी कमियां पकड़ोगे तुम लोग, हैं? यही करोगे। बदायूं में हौजे खास ईदगाह का निर्माण कराया, शाबाश, है ना। इसके अलावा इसने और क्या बनवाया? दिल्ली में एक मकबरा बनवाया। असल में साल था बेटा 1229 ईस्वी का। ये बस सुन लीजिए ऐसे कहानी। 1229 ये कब गद्दी पर बैठा? 1211 में, और रहेगा 1236 तक। 1211 से लेके 1236 तक ये गद्दी पर रहेगा। 1229 ईस्वी में इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था, जो सबसे योग्य था, है ना, बाकी सब नल्ले थे, उसके अलावा योग्य थी इसकी पुत्री रजिया बेगम, है ना। और रजिया बेगम गद्दी पे, रजिया बेगम को ही इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन इसके मरने के बाद वो 40 तुर्क सरदारों ने, है ना, इसके बेटे को बना दिया, समझ रहे। और रजिया गुंडों में फंस गई, 40 तुर्क सरदारों में फंस गई भाई साहब। और अगर 40 तुर्क सरदार नहीं होते तो रजिया बेगम शायद सुल्तान बनती और इतिहास में कुछ अच्छा करते हैं ना, क्योंकि और इसके बेटे तो सब नल्ले थे। एक सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, वो बेचारा मर गया 1229 में, है ना। 1229 में इसकी मृत्यु हो गई, इसके सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की, जो सबसे योग्य था। तो उसकी याद में दिल्ली में एक मकबरा बनवाता है अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को, की जो सुल्तान गढ़ी नामक जगह पर है। कौन सा जगह पर है? उसको कहा जाता सुल्तान गढ़ी का मकबरा। मकबरा मतलब कब्रगाह। तो ताजमहल भी एक मकबरा है ना। ताजमहल में भी शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल, है ना, उनका सब रखा हुआ है नीचे, पता है कि नहीं आप लोग को? मकबरा है। मकबरा कोई भी ऐसा भवन होगा जिसके नीचे कब्र है, वो मकबरा है। तो इसने अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन का मकबरा
दिल्ली में बनवाया, जिसे कहा जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नहीं समझ रहा, जो इसके बड़े बेटे का था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये बहुत पूछा हुआ है कई बार क्वेश्चन। ये किसने बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, ठीक है। आप साल लिख सकते, 1229 में बनवाया था, ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा आप देखें, लोकेशन तो आपको पता ही चल गया, कहां स्थित है? ये दिल्ली में, ये दिल्ली में स्थित है। और ये है ना इल्तुतमिश के बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, है ना। इल्तुतमिश के बड़े बेटे अभी नासिरुद्दीन महमूद का नामक एक शासक और आएगा, है ना, जो बलबन का दामाद होगा, उसको भी पढ़ाऊंगा मैं। इल्तुतमिश के बड़े बेटे नासिरुद्दीन, हाँ नासिरुद्दीन, हाँ बेटा महमूद, इसी नाम से दो शासक और आएंगे, इसी नाम से भी आपको मिलेंगे। तो ये दूसरा है, ये तो मर चुका है, ये तो सुल्तान बन ही नहीं पाया। तो सुल्तान आएंगे, कौन आएंगे? सुल्तान, इसी नासिरुद्दीन महमूद के नाम से। इल्तुतमिश के बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, ये बनवाया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा। बदायूं में हौजे खास ईदगाह बनवाया इसने, है ना। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया मेहरौली में। ठीक है, 4 मंजिला तक। अच्छा, एक चीज और पॉइंट नोट कर लें, यही इसको पढ़ लें, नोट में लिख लीजिएगा। ये इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि है असल में, है ना, ये निर्माण कार्य नहीं है। इल्तुतमिश के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज। नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? इल्तुतमिश के दरबारी विद्वान थे, दरबार में ये थे। किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। यही चूंकि मैं नासिरुद्दीन महमूद की बात आई है तो मैं बता दे रहा हूं यहां। ठीक है, इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, ये मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। और अगर कवि है तो इनकी कोई ना कोई रचना होगी, है ना। इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी, कोई मुझे बताएगा? एकदम सही, तबकाते नासिरी। तबकात मतलब होता है कथा, तबकात ए नासिरी, तबकाते नासिरी। और ये नासिरुद्दीन महमूद के जीवन पर आधारित पुस्तक है। नासिरुद्दीन महमूद को जान रहे हो आप लोग? अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, तबकाते नासिरी, ये नासिरुद्दीन महमूद के जीवन पर आधारित है। नासिरुद्दीन, गड़बड़ हो गया, महमूद के जीवन पर आधारित, बस इतना जानना है आपको। किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने। किसके दरबार में थे? इल्तुतमिश के दरबार में थे। जीवन पर आधारित। गूंज रही आवाज ने? आप लोग गूंज रही है? नहीं ना? आधारित गूंज रही है क्या? नहीं, कुछ कीजिएगा नहीं, गूंज रहा है, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, देखिए ये इसके निर्माण कार्य हैं, है ना। अब मैं इसको मार दूं कि पढ़ाऊं? मार दे, मुझे मारने में कुछ नहीं जाएगा, है ना। हाँ, मार दे।
चलिए अगले क्लास में पढ़ेंगे। मारने का मतलब नहीं, कहानी, अब कहानी नहीं है वो, है ना। वो कहानी मौके पे से, उस समय मौका आ गया था, सुना दिया। अब बेमौके की कहानी वो नहीं जमेगा। तो एक विद्यालय था, वहां बच्चे, विद्यालय में बच्चे ही पढ़ेंगे, तो बच्चे पढ़ते थे उस विद्यालय में। और एक बार नाटक हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उस विद्यालय में, है ना, सुना है। उस विद्यालय में नाटक हुआ, तो एक लड़की ने मौसी का किरदार निभाया उस नाटक में। किसका में? मौसी। अब उस नाटक के बाद नाटक संपन्न हुआ तो सभी बच्चे उसको मौसी मौसी कह के चिढ़ाने लगे, सारे स्कूल के बच्चे, है ना। एक बच्चे को छोड़कर प्रिंसिपल ने सबको बुलाया, सबको डांटा, क्यों चिढ़ा रहे हो इसको मौसी मौसी कह के। और जो बच्चा नहीं चिढ़ाया उसको शाबाशी दिया, बहुत अच्छे, नहीं चिढ़ाते हो तुम। पूछा क्यों तुम नहीं आकर चिढ़ाते हो? बोला काहे कि मैं मौसा हूं। समझ रहे, क्योंकि मैं इन सब लोगों का मौसा हूं, मैं कैसे मौसी बोलूंगा उनको। एक बार रिवाइज कर लेते फिर छोड़ देता हूँ, 2 मिनट ले लीजिए।